एलन मस्क ने लिखा है। इसके साथ साथ जो ट्रंप का एक और सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था जिसे फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी ट्रंप ने ट्वीट किया है। वो भी ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है। एलन मस्क जो कि उनके सरकार के अब अहम हिस्से बन गए हैं। पहले जो एलन मस्क ने लिख दिया द रिटर्न ऑफ किंग, और जो @रियल डोनाल्ड ट्रंप था उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये अब एक नया सोशल मीडिया अकाउंट ट्रंप का बना है। आप अपनी बात पूरी करें विपिन जी। विपिन जी आप कुछ कह रहे थे। विपिन जी हैं या चले गए? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। विपिन जी बताइए। जी देखिए, हिंदुस्तान बात करता है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की, और यहाँ पर जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, यहाँ पर जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो यहाँ पर बिल्कुल उनको हर एक मंच पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से बोलते हैं कि हर एक दिन एक चुनौती भरा होता है, और यहाँ पर चाहे विपक्ष हो। तो यही बात है कि ट्रंप को भी ये भली भांति पता है कि अब जो 47वें राष्ट्रपति का कार्यभार वो संभाला है, उन्होंने शपथ ली है, तो यहाँ पर अब चुनौतियां काफी होंगी। विपक्ष भी उनसे जवाबदेही लेगा, और इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेलिंग। जबकि उन्होंने पहले दिन ही बिल्कुल ये साफ संदेश देने की कोशिश करा है कि वो टफ टास्क मास्टर होंगे और क्या क्या वो करेंगे, कड़े कदम क्या उठाएंगे, आश्वस्त करने की कोशिश करी है। लेकिन भली भांति वो समझते हैं कि चुनौतियां अपनी जगह होंगी बेशुमार, और साथ में उनको कटघरे में खड़ा करा जाएगा। लेकिन देखिए, समय का चक्र देखिए आप कि कहां बात चलती थी कि ट्रंप की इंपीचमेंट की, और कहां आज वो दिन आया है कि जब वो बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि निश्चित बात है कि यह बड़ा दिलचस्प मोड़ पे अमेरिका की राजनीति भी आई है, और अमेरिका वासियों के लिए भी, और साथ में पूरे वैश्विक स्तर पर अब काफी उम्मीदें ये लगा के बैठेंगे सबसे पहले तो कि शांति बनी रहे, क्योंकि ऐसे ना हो कि जो अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ऐसे ना हो कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व चला सही जाए। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, बहुत सारे अपनी सरकार के कई सारे चेहरे दिखाने की कोशिश की ट्रंप ने। एक चेहरा उनमें सामाजिक सरोकार का भी था, और उसका उन्होंने जिक्र भी किया। आपको याद होगा अबॉर्शन को लेकर एक बड़ा कैंपेन चला जो कि अमेरिकी महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा किया गया, और ट्रंप ने भी एक संकेत दिया कि भाई अबॉर्शन पर संघीय कानून नहीं होगा, वो राज्यों की जिम्मेदारी हो जाएगी, राज्य उसे अपने हिसाब से डील करें, वो अपने हिसाब से बनाएं। ये एक सामाजिक सरोकार का विषय है। क्या वो नब्ज समझ रहे थे महिलाओं की? और उन्होंने कहा कि भाई कोई महिला, कोई पुरुष नहीं, ट्रांसजेंडर को उन्होंने खत्म कर दिया, मेल और फीमेल, नो ट्रांसजेंडर। देखिए, ये 21वीं शताब्दी का पूरा विश्व है, और 21वीं शताब्दी में हम जहां एआई की बात कर रहे हैं, आज आप देख सकते हैं कि सूचना का आदान प्रदान जिस प्रकार से पूरे विश्व में हो रहा है, और उसमें खास करके मेल और फीमेल की जो बात बोल रहे थे, ऑब्वियसली कि एक ये हर जगह के लिए समस्या, और अमेरिका जो कि एक आज उन्होंने बोला कि हम सेंसरशिप को भी समाप्त कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और चूंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो संवैधानिक, और उन्होंने बोला कि देश संविधान से चलेगा और संविधान के आधार पे चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। बहुत सारे कई सारे देशों में इस तरह के भाषण हो जाते हैं कि साहब देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन तस्वीरें और संकेत कैसे निकल कर आते हैं वो आप भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन चूंकि अभी देखिए, ऑब्वियस है कि जब कोई भी व्यक्ति जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठता है, और उसको एक जब पब्लिक पोस्चरिंग करना होता है, तो वो अपने देश के नब्ज को समझता है, उस देश की युवाओं की आवाज को समझता है। महिलाओं का जो उनका प्रोटेस्ट था, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको एड्रेस किया था। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका जो चुनाव कैंपेन था, उसमें जिस जिस बात को उन्होंने रेस किया था, आज वही सारी बातें उन्होंने वहां से कही है। तो मुझे लगता है कि वो जिस एक उत्साह के साथ, और जो एक उनको आप समझ सकते हैं कि आपने खुद अभी बोला कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाने की बात हो रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ जिस तरीके से बाइडेन सरकार ने उनको घेरने का प्रयास किया, और जिस उनके ऊपर जानलेवा मतलब अटैक भी हुआ,
और उसके बावजूद भी फिर वो जिस प्रकार से सत्ता में वहां पे आज उन्होंने ओथ लिया है, तो नो डाउट वो इमोशनली भी चार्ज थे, और एक जो उनका अमेरिकन सिटीजन्स के प्रति जो उनका एक अट्रैक्शन है, जो एक लगाव है, जो कि एक ग्रेट अमेरिका बनाने की बात कर रहे थे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जेंडर इश्यूज का जो विषय था उसको एड्रेस किया। और नो डाउट ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो हम ह्यूमन लिबर्टी की बात करते हैं उसको ध्यान में रख के इन्होंने कहा है। जेके बंसल जी, 2020 जब गलवान हुआ था तब भी ट्रंप ही थे, और उस दौरान जब भारत चीन के मुकाबले आके खड़ा हो गया था तो अमेरिका और भारत की सेनाओं या सरकार के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके की हुई थी। क्वाड भी तभी से शुरू हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या भारत के पूरे नॉर्दर्न सेक्टर और भारत के वेस्टर्न सेक्टर को लेकर क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बार फिर उसी तरीके से आगे बढ़ने की आप संभावना देखते हैं, या फिर क्वाड को लेकर और तेजी आपको दिखाई पड़ती है? देखिए, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है और जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइज हैं सेनाओं के बीच में, वो तो एक मुद्दा वो चलता ही रहेगा, पहले भी जी। चलता रहा, अब भी चलता रहेगा। और इस विषय में मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाह रहा था। जैसा आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अभी वो पीस की बात करते हैं कि सेना कहीं वर्ल्ड में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए, यूक्रेन की बात तो अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है यूक्रेन में भी उनको भेजनी पड़ जाए अगर कुछ उनकी साख पे या अमेरिका की साख पे कोई असर पड़ता है। अगर आप ताइवान के ऊपर अगर चाइना का अटैक होता है, क्या वहां सेना नहीं भेजेंगे या उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो? या जो है इजराइल के ऊपर में अटैक होता है ईरान का, तो वहां अपनी सेना नहीं भेजेंगे? तो ये तो अमेरिका अपने आप को उससे दूर नहीं रख सकता अभी, तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा इस तरह का। तो ये इसमें जो जो स्टेटमेंट होते हैं वो दूसरी बात होती है, और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके मुताबिक तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। और जो बिल्कुल उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है, उसी हिसाब से उन्होंने जो अपना ये एक रखा है, और आज भी उन्होंने बार बार अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही रखा। लेकिन इंटरनेशनल जो अगर उनको सुपर पावर बन के रहना है तो ये इंटरनेशनल मैटर्स में ओनली, हालांकि जो अमेरिका की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग है, उनकी 30 बिलियन डॉलर के करीब जो उनकी इकोनॉमी है, उसके साथ साथ उनकी जो मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से अमेरिका को अपना वर्चस्व तो बना के रखना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो है अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो जो चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट हो, वो देखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी बनती हैं, जो भी वो पॉलिसी मेकर अलग ही होते हैं, और वो बहुत पहले 10-10, 15-15 साल के आगे की पॉलिसी बना देते हैं अमेरिका में। तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। जी, ज्यादा नहीं कर सकते। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन साहब, जन्म से नागरिकता का प्रावधान खत्म होगा, ये संकेत भी निकल कर आ गए। कितने निराश होंगे ऐसे लोग जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर किसी दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। तमाम ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनका वहाँ पर अगर बच्चा पैदा हुआ, उसने जन्म लिया है, तो स्वाभाविकता अभी तक माना जाता रहा है कि आपको नागरिकता वहाँ की मिल जाएगी, लेकिन अब उसे भी खत्म करने की बात की जा रही है। निश्चित बात है, क्योंकि देखिए वो डे वन से एक संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि ये कुछ जो कदम उठा रहे हैं, जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में बोलते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स, तो वो भी एक मेजॉरिटी की नब्ज को समझते हैं कि जो मुद्दे एक क्योंकि मेजॉरिटी को अच्छा बहुमत मिला है, तो यहाँ पर वो जो कदम उठाया तो उसके पीछे भी सोची समझी एक सोच गई है यहाँ पर। लेकिन ये निश्चित बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर उस चीज की आलोचना भी होगी और उसके कई विरोधी सामने आएंगे, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। तो ऐसा अभी जो बिल्कुल प्रथम दृष्टया दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि वो चीज इतना भी हार्ड स्टैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूरी, क्योंकि अभी उस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जब अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी, जब G7 समिट के साइडलाइंस पे जाकर बियारिट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताएं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें वो कोई बीच बचाव का रास्ता ढूंढे किसी तरह से, तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया था। ये भूल गए कि वो कोई बड़े भाई की भूमिका में अमेरिका, जो कि अपने आप को मानता रहा इतने वर्षों से, तो उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर इज अ बाइलैटरल इशू, द्विपक्षीय मामला है, ये मुद्दा है, यहाँ पर किसी तीसरे का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कदम था हिंदुस्तान की तरफ से। और यहाँ पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर दोनों तरफ से हमें अमेरिका के साथ अपने नाते बनने करने अच्छे पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम
तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना ले रहे हैं और साथ में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि सपना प्रधानमंत्री ने साझा करा था लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए, तो यहां पर मुझे लगता है कि उसमें अमेरिका की अहम भूमिका होगी, उनको साथ लेना पड़ेगा। और एक और बड़ी अहम बात कि यहां पर, क्योंकि आपको अपने दुश्मन को भी साफ शब्दों में संदेश देना चाहिए, यही समय की पुकार है कि मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जब चीन को, क्योंकि चीन बाज नहीं आता, अभी अलग बात है कि डी एस्केलेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ संकेत हुआ है कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड्स, तो यहां पर, लेकिन अगर चीन बाज नहीं आता, कि जो कि क्योंकि चीन जाना जाता है उस बात के लिए कि अपने ही स्टैंड पे यू टर्न ले लेता है, तो वहां पर वो फिर कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि नई दिल्ली में हांगकांग का, ताइवान का, तिब्बत का, जिंजियांग का दूतावास खोलना पड़ेगा, ताकि चीन को उन्हीं की भाषा में एक साफ संदेश मिल जाए कि ये नया हिंदुस्तान है। तो वहां पर भी अमेरिका की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, बशर्ते कि वो हिंदुस्तान का साथ दें और महज वो कथनी में ना रहे, उसको करके दिखाएं। महज वो कथनी में ना रहें, उसको करके दिखाएं। लेकिन ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान भी किए हुए हैं और ट्रंप के ताजपोशी के बाद विश्व राजनीति किस तरफ रुख लेगी, ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीरें अमेरिका से लगातार आ रही हैं। वो दोपहर के लंच पर अब साथ सब बैठे थे, तब उसकी भी तस्वीरें आईं। अब अधिकारियों के साथ ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं और उनके ऑफिशियल अकाउंट को भी अब शुरू कर दिया गया है, जो हम देख पा रहे हैं, लगातार उनके पोस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो ट्रंप के अब ताजपोशी के बाद ये तो तय है कि विश्व राजनीति करवट जरूर लेगी, लेकिन यह भी देखना होगा कि कौन से देश हैं जहां पर ट्रंप पहले जाते हैं। हालांकि भारत और चीन का नाम पहले है, लेकिन क्या चीन को तवज्जो देते हैं या भारत को तवज्जो देते हैं, जहां भी जाएंगे वो भी एक संदेश अपने आप पे देता हुआ दिखाई जरूर पड़ेगा। मनोज जी लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, और क्या ऐसा बचता है, क्योंकि रूस का मसला था जिसको सुलझाने का ट्रंप दम पहले ही भर चुके थे, क्या मैं इस बात को मान के चलूं कि अब पुतिन की अगली विजिट अमेरिका की होने वाली है? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि पुतिन का और खास करके ट्रंप का जो केमिस्ट्री, अगर आप पिछला चुनाव भी देखिए तो उसमें भी पुतिन ने जिस प्रकार से उनको मदद पहुंचाने का प्रयास किया था और उसमें जिस प्रकार से बाइडेन फिर इलेक्ट होकर आए और फिर वहां पे जो क्राइसिस हुई थी, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। फिर उसके पहले का एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक ब्लैक और व्हाइट का इश्यूज बनाया गया था, तो नो डाउट उसमें पुतिन का एक पॉजिटिव और बड़ा ही एक तरीके से उनको किस प्रकार से चुनाव में मदद पहुंचाना था, उस पर उन्होंने काम भी किया था। तो आज ऑब्वियसली कि जो यूक्रेन की जो घटना घट रही है रसिया के साथ जो हो रही है, उसमें ऑब्वियसली कि ट्रंप इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इन दोनों के बीच में देखिए आज का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल रियलिज्म के आधार पर टिका हुआ है, इसमें कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। हम मॉर्गेंथो का सिद्धांत जो पढ़ते हैं, रियलिज्म का जो सिद्धांत है, उसी पे सारे देश इसको फॉलो करते हैं और यथार्थवाद के आधार पर डिसीजन तय करते हैं। और हर देश आप देख सकते हैं कि उन सबके अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं और अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और इसमें आज एक सबसे बड़ा सुखद, खास करके भारत के लिए और रसिया के लिए और अमेरिका के लिए, कि आप तीनों के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, इन तीनों का आपस में एक बड़ा ही अच्छा केमिस्ट्री रहा है। वो चाहे अर्थनीति को लेके रहा हो, चाहे आंतरिक नीति को लेके रहा हो, या टेररिज्म को लेके रहा हो, या हम जब एक विस्तारवादी नीति अपनाते उसको लेके रहा हो। तो मुझे लगता है कि आज रसिया, अमेरिका और भारत, और रहा एक तरफ चाइना भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन चाइना को कंटेन करना है और कंटेन करने के लिए युद्ध के द्वारा आप कंटेन नहीं कर सकते। जब तक आप आर्थिक रूप से अगर चाइना को आप उसको कमजोर करते हैं या दूसरे को मजबूत करते हैं, तब जाके उसकी जो डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, तब आप समाप्त कर सकते हैं। कि आज के डेट में कोई चाइना की भी इकोनॉमी अच्छी क्या चाइना अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं ट्रेड वॉर के अलावा? देखिए, एक चीज समझिए, अगर अमेरिका उसके ऊपर अपने टैक्स लगाते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे देश भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसका नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना को होगा, विश्व के सारे देशों को होगा। तो आपको लगता है कि आज के डेट में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, इन सब का जो एग्जिस्टेंस है, अगर इस तरीके की नीति अगर हर कोई अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, तो ये सारे देश, देखिए डे बाय डे हर देश अपने आप को सॉवरन
और अपने डिफेंस को लेके और आर्थिक व्यवस्था को लेके काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कि जो बड़ा देश होता है, जो बड़ी इकोनॉमी होती है, उसका एक हेजेमनी होता है, और ऑब्वियस है कि आज वर्ल्ड के राजनीति में अमेरिका के हेजेमनी को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ऐसे ही जिस प्रकार से वो इलेक्ट होके आए हैं, उनके वहाँ की जो अमेरिकन सिटीजन है उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है और बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो एक सामंजस्य बनाते हुए और अपने इंटरेस्ट को पूर्ति करते हुए इसको लेके आगे बढ़ेंगे, और उसमें रसिया और पुतिन और खास करके भारत, इन तीनों का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले रहेगा आने वाले समय में। सकारात्मक संकेत रहेगा आने वाले समय में। ट्रंप का जोश हाई है, ठीक वैसे ही कि करीब रात के 1:45 बज चुके हैं। विपिन जी का जो शाही है, मनोज जी का जो शाही, और लगातार हम लोग चर्चा भी अमेरिका की कर रहे हैं और विश्व बिरादरी पर इसका क्या असर पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस